हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये सेट नंबर 8 लेकर आए हैं। हालांकि इससे पहले हम 7 सेट्स कर चुके हैं और उससे पहले भी हिंदी ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स को हम क्लियर कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्म में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आती हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइम आपके पास पहुँचती रहे। और हाँ, अगर आपने प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर भी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को आज के इस अद्भुत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 23 अगस्त जो कि पूरे भारतवर्ष में एक क्रांति लेकर आया है। इस दिन जो कि चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग करने के लिए आज खुशियां मनाई जा रही हैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में। जो कि चंद्रयान 3 थर्ड नंबर का था। शुरू के 2 चंद्रयान असफल होने के बाद भी तीसरा चंद्रयान जो कि भारत के विश्वास का प्रतीक है, उसे एक हमने सेंटेंस सुनते आए हैं हम हमेशा से, इम्पॉसिबल। बट आज हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, हमारे भारतीयों ने ये सिद्ध करके दिखा दिया है कि इम्पॉसिबल वर्ड में भी अनपॉसिबल वर्ड छिपा रहता है। इम्पॉसिबल वर्ड को ही हम इम्पॉसिबल बना सकते हैं। उसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं आज की इन क्वेश्चंस की, आज की सीरीज़ की। सर्वप्रथम, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? अब द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। साधारण भाषा में अगर कहें तो एक आधा और एक पूर्ण वर्ग द्वित्व व्यंजन के रूप में आता है। जैसे, लेकिन वो एक ही होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं कच्चा, पक्का, इसमें ये जो वर्ड हैं, ये वाले वर्ड एक ही वर्ड की जब बार बार रिपीटेशन होती है वहाँ पर द्वित्व व्यंजन होता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ चला जाएगा बच्चा के साथ। द्वित्व व्यंजन किस में है? वो बच्चा शब्द में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, महादेवी वर्मा की प्रथम कृति कौन सी है? महादेवी वर्मा, अगर हम बात करते हैं अतीत के चलचित्र यामा, गिल्लू और निहार, तो अतीत के चलचित्र ये किसकी है? ये भी महादेवी वर्मा जी की है। यामा ये भी महादेवी वर्मा जी की है। गिल्लू ये भी महादेवी वर्मा जी की है और निहार ये भी महादेवी वर्मा जी की है। लेकिन सर्वप्रथम कृति जो उनकी सबसे पहली कृति है, पहली कृति के लिए आ जाता है यहाँ पर निहार। निहार जो कि महादेवी वर्मा जी की प्रथम कृति है। और अगर हम बात करते हैं प्रेमचंद की, तो प्रेमचंद की प्रथम कृति कौन सी हो जाएगी? प्रेमचंद की प्रथम कृति हो जाएगी सेवा सदन, जो कि मोस्टली पूछी जाती है। महादेवी वर्मा जी की प्रथम कृति जो कि निहार, और प्रेमचंद जी की प्रथम कृति जो कि एक उपन्यास है और वो है सेवा सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि कौन है? लल्लूलाल, सरहपा, स्वयंभू और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो हिंदी के अगर प्रथम कवि की बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा सरहपा के साथ। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा। लेकिन अगर यहाँ बात करते हैं लल्लूलाल की, तो लल्लूलाल कौन है? ये हमारे प्रथम गद्यकार हैं। प्रथम गद्यकार जो कि सरहपा हैं। स्वयंभू की अगर हम बात करते हैं तो ये हिंदी के प्रथम आदि कवि हैं। प्रथम आदि कवि जो कि स्वयंभू है। तो प्रथम गद्यकार के रूप में लल्लूलाल, सरहपा जो कि प्रथम कवि हैं, और प्रथम आदि कवि कौन है? वो है स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसे काव्यात्मा कहा जाता है? इनमें से काव्यात्मा क्या है? अलंकार, छंद, रस या उपयुक्त सभी? तो अलंकार की अगर हम बात करते हैं, अलंकार जिसे काव्य का आभूषण कहा जाता है, अलंकार को काव्य का आभूषण कहा जाता है। छंद
ये नहीं, यहाँ रस की अगर हम बात करते हैं तो ये काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा जो कि क्या है, रस। तो यहाँ पर काव्य की आत्मा के लिए चला जाएगा हमारा रस। और अगर काव्य के आभूषण के बारे में बात करें, काव्य भूषण जो कि अलंकार। और हाँ, अगर अलंकार शब्द का हमें विच्छेद करना है तो ये हो जाता है अलम धन कार। अलंकार जो कि अलम धन कार से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय, ये वाला प्रश्न आपका प्रत्यय से है। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय शब्द वो होते हैं प्र से। हम कुछ शब्द को ट्रिक वाइज से लर्न करते हैं, जैसे प्र से आप पिछला वर्ग लगा सकते हैं। तो जिस शब्द के पिछले स्थान पर आकर कोई शब्द बैठता है, वहाँ पर कोई वर्ण बैठता है, कोई शब्द बैठते हैं, वहाँ पर प्रत्यय शब्द होते हैं। उपसर्ग, उप का मतलब समीप या पास में, जो पहले प्रारंभ में आकर बैठते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और जो अंत में आकर बैठते हैं वो प्रत्यय होते हैं। अब इसमें बोला है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। हम अगर यहाँ हिंट वाइज ही देखें तो मिल, ये तो हमारा पहले ही कट जाएगा, क्योंकि ये किससे रिलेट करता है, ये तो प्रारंभ का वर्ड है, तो मिल हमारा इसलिए नहीं होगा। यहाँ पे आप 2 बार दिया हुआ है, कोई नहीं। लाप भी नहीं होगा, क्योंकि मिल मूल शब्द है। मूल शब्द में अगर आप शब्द हम जोड़ते हैं तो ये हमारा प्रत्यय शब्द बनता है, इसलिए मिलाप शब्द में प्रत्यय जो होगा वो आप शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अटूट, अच्युत, अटल या अदेय। तो यहाँ पर हो जाएगा अच्युत, जो कि अपने स्थान या स्थिति से अलग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन जो कि किसने किया? ये किया बालकृष्ण भट्ट ने। किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हुए हैं? हिंदी में जो अधिकांश शब्द आए हुए हैं वो किस भाषा से आए हुए हैं? संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी या उर्दू। तो हिंदी की जो अधिकांश शब्द आए हुए हैं वो संस्कृत भाषा से आए हुए हैं, संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। हिंदी की लिपि की अगर हम बात करते हैं तो इसकी लिपि क्या हो जाती है? ये देवनागरी लिपि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो भक्ति काल की, आदिकाल की, आधुनिक काल की या रीतिकाल की। तो पृथ्वीराज रासो की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो पृथ्वीराज रासो ये रचना किसकी है? पृथ्वीराज रासो जो कि चंद बरदाई की रचना है, और ये किस काल से रिलेट करती है? ये करती है आदिकाल से। तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ये है आदिकाल की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जिस किसी के लिए कवि नागार्जुन को, कभी नहीं होगा ये कवि होगा, जिस किसी के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? तो कवि नागार्जुन को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो किस भाषा में मिला? मैथिली, हिंदी, संस्कृत और प्राकृत। तो इसमें ये मैथिली भाषा में मिला। किसमें? मैथिली भाषा में। 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो कि मैथिली रचना पत्रहीन नग्न के नाम से थी, और उसे 1969 में दिया गया। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए, पोलो के लिए तो 1994 में नामांकित कर दिया गया था, लेकिन 1969 में इसे दिया गया। नेक्स्ट, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? आदिकाल के लिए जो वीर गाथा काल नाम था वो किसने प्रस्तावित किया?
ये किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अच्छा, ये नागार्जुन जी का नाम है, ये नागार्जुन जी का पूरा नाम क्या है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि कवि नागार्जुन का ये पूरा नाम नहीं है, ये उनका एक तरह से उपनाम है। उनका पूरा नाम क्या है ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द संस्कृत भाषा के शब्द को, ग्रामीण में संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द को, या दो भाषा के शब्दों से मिलकर बने शब्द को। तो संकर शब्द जो कि दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द होते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ और शाला दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं जिन्हें हम मिलाकर एक साथ अगर बोलते हैं तो ये संकर शब्द बन जाते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द आग, खिड़की, बच्चा और फूल। तो देशज शब्द हमें बताना है जो कि हो जाएगा खिड़की। ऐसे शब्द जिनका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है, जैसे ऊबड़ खाबड़ या खटपट, इस तरह के शब्द देशज शब्द होते हैं। और विदेशज शब्द कौन से होते हैं? जैसे अंग्रेजी भाषा से लिए हुए शब्द होते हैं, पुर्तगाली से, फ्रांसीसी भाषा से, तुर्की से, अंग्रेजी भाषा के जैसे डॉक्टर, स्कूल, इस तरह के शब्द जो अन्य देशों के आए हुए शब्द हैं और उन्हें जू के तू हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो अंग्रेजी शब्द होते हैं। अंग्रेजी भाषा से विदेशी शब्द जो लिए जाते हैं वो विदेशी शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आंसू का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसू का तत्सम रूप अक्षी, चक्षु, अश्रु या नयन। तो यहाँ पर अगर हम देखें अक्षी, चक्षु और नयन, ये तीनों ही वर्ड किसके हैं? ये आँख के हैं, आँख के हैं। नयन, अक्षी, चक्षु ये सब आँख के हैं। लेकिन अश्रु शब्द, अश्रु का मतलब होता है आंसू। आंसू क्या है? आंसू एक अपने आप में तद्भव शब्द है, ये हो जाएगा तद्भव शब्द, और इसका तत्सम शब्द हो जाएगा अश्रु। इसका तत्सम शब्द हो जाएगा अश्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि सरहपा, स्वयंभू, जॉर्ज ग्रियर्सन या ललूला। तो अभी हम बात करके गए हैं हिंदी का आदि कवि जो कि स्वयंभू को माना जाता है। किसे? स्वयंभू को। प्रथम कवि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरहपा प्रथम कवि और लल्लूलाल जो कि प्रथम गद्यकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकारों की अगर हम बात करें, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार, यमक में शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है, यहाँ तो वर्णों की आवृत्ति अगर देखी जाए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार। अगर शब्दों की आवृत्ति देखी जाए वहाँ यमक अलंकार। और उपमा में क्या होता है? सा, सी, सम, इस तरह के वर्ड अगर देखे जाएं तो वहाँ उपमा अलंकार। यहाँ पर तरणी में त, तनुजा में त, तट में त, तमाल में त, तरवर में त, अगर वर्णों की आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार के साथ हमारा आंसर चला जाएगा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अनुभवातीत का मतलब क्या है? अनुभवातीत अतीत का अनुभव, अनुभव का अतीत, अनुभव के परे या अनुभवहीनता। तो अनुभवातीत ये हो जाएगा अतीत का अनुभव। अनुभव
तीत, अनुभव किसका? अतीत का, तो अनुभव अतीत, अतीत का अनुभव। नेक्स्ट, इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अज्ञ का पर्यायवाची शब्द हमें नहीं बताना है। पर्यायवाची क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका अलग अलग मतलब मीनिंग सेम होता है लेकिन उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, वहाँ पर पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द होते हैं, मतलब अर्थ समान होते हैं लेकिन उसे अलग अलग नामों से बोला जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। अनभिज्ञ, विज्ञ, मूर्ख या मूढ़, तो यहाँ पे अज्ञ का पर्यायवाची जो नहीं है वो हो जाएगा विज्ञ। अज्ञ का विज्ञ क्या है? ये इसका विलोम है। विलोम जो कि विपरीतार्थक शब्द होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद क्या है? उसने पत्र लिखा, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। अगर हम देखें निजवाचक सर्वनाम की, जहाँ पर स्वयं या खुद के लिए कोई बात कही गई है, स्वयं या खुद के लिए अगर कोई बात कही जाती है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें केवल जैसे फर्स्ट पर्सन मैं के बारे में बात कही गई है। मध्यम पुरुषवाचक में सेकंड पर्सन यानी कि सामने वाले के बारे में बात कही जाती है, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जो कि थर्ड पर्सन किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कही जाती है। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जहाँ पर हम किसी चीज़ के लिए श्योर होते हैं कि हाँ हम इस काम को इस समय ऐसे इतनी मात्रा में या ऐसे कर सकते हैं, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। संबंध, जहाँ पर दो शब्दों में या किसी सेंटेंस में ही हमें कोई रिलेशन दिखाई देता है, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर उसने पत्र लिखा, उसने यहाँ पर ना मुझके बारे में बात हुई है ना तुम्हारे बारे में बात हुई है, ये हुई है तीसरे थर्ड पर्सन के बारे में। जैसे हमने बताया कि यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा? यहाँ ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में आएगा। तो ये हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में, जो कि उसने शब्द है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, भूषण किस रस के कवि थे? भूषण की अगर हम बात करते हैं तो हमारा आंसर चला जाएगा भूषण जो कि वीर रस के कवि थे। और अगर हम बात करें श्रृंगार रस की, तो श्रृंगार रस के कौन थे? बिहारी जी। बिहारी जो कि श्रृंगार रस के कवि थे, और भूषण जो कि किसके थे? वीर रस के। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की जो संख्या है वो है 20, जिसमें से जो कि विराम चिन्ह लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? हमारे जितने भी विराम चिन्ह हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, बस एक विराम चिन्ह को छोड़कर, जो कि कौन सा है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सभी विराम चिन्ह जो कि कामता प्रसाद जी के अनुसार 20 उनकी संख्या बताई हुई है, और जो कि हमारे अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ह, छ, ओ और आई। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ ह, छ, ओ, ये तो नहीं होंगे, क्योंकि आई जो शब्द है अ, धन, ई, तो आ हमारा किससे रिलेट करता है? ये कंठ से करता है, और ई हमारा तालु से करता है। तो कंठ और तालु ये दोनों मिलकर कंठ तालु का निर्माण करते हैं, तो इसलिए ये बनता है हमारा आई के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारा आंसर चला जाएगा आई के साथ, यानी कि कंठ तालु के लिए अ, धन, ई जब मिलते हैं तो आई का निर्माण करते हैं, और वे ही हमारे कंठ तालु होते हैं। नेक्स्ट, सेनानायक में समास है। सेनानायक, इसमें द्विगु समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। तो सेनानायक के लिए अगर हम देखें, सेना का नायक, और जहाँ पर हमें
का विभक्ति चिन्ह का लोप होता है या किसी विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। कौन सा तत्पुरुष समास है यहाँ पर? का, सेना का नायक, का, के ये शब्द जो होते हैं वो संबंध तत्पुरुष समास में अंतर्गत आते हैं। अगर हम देखें यहाँ द्विगु समास, तो जब किसी भी शब्द का प्रथम पद संख्यावाची होता है, प्रथम पद अगर संख्यावाची है तो वहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। अगर प्रथम वर्ग में कोई उपसर्ग देखने के लिए मिलता है वहाँ अव्ययभाव समास होता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का लोप पाया जाता है, तो इसलिए हमारा आंसर चला जाएगा तत्पुरुष समास के साथ, जो कि संबंध तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसमें इला लगा हुआ है? इला प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय हमने अभी बताया था कि वह जो शब्दों के पीछे लगता है प्रत्यय शब्द कहलाते हैं, जैसे रंगीला, पथरीला, खाली और ये और भी दोनों। अब रंगीला में रंग, धन, इला, हाँ इसमें हो सकता है। पथरीला में पथरी, धन, इला। खाली में नहीं होगा, इसलिए जो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि रंगीला में भी इला प्रत्यय लगा है और पथरीला में भी इला प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन थे? आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो थे। इन्हें तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो, जिन्हें की तूती-ए-हिंद, तूती-ए-हिंद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो इस वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, अवीरा, असहाय, अबला या निगोड़ा, तो उसके लिए हो जाएगा अवीरा। जिनके पुत्र और पति ना हो उसके लिए अवीरा शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? कठिन शब्द को अगर हमें प्रस्तुत करना है, उसे स्पष्ट करना है, तो उसके लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह या उपविराम चिन्ह। तो ये हो जाता है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह कैसे हो जाता है? सपोज हमने बोला नीर, अब नीर शब्द को अगर हमें परिभाषित करना है या उन्हें सरल शब्दों में बताना है तो हम कोष्टक में जल लिख देते हैं। तो कोष्टक में उस शब्द को हम अगर स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हम नीर किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोष्टक शब्द के लिए प्रयोग करते हैं हम किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए कि हम इस शब्द का इस शब्द से अर्थ लगा रहे हैं। तो हमारा आंसर चला जाएगा कोष्टक चिन्ह के साथ। क्वेश्चन नंबर 28, मीडिया नवचिंतन कहाँ से प्रकाशित हुई? भोपाल, शिवपुरी, महर या रीवा। तो मीडिया नवचिंतन जो कि भोपाल से प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? वर्ष 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? जयशंकर प्रसाद जी को, महादेवी वर्मा जी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र या रामचंद्र शुक्ल जी को। तो वर्ष 1982 में जो पुरस्कार दिया गया ये दिया गया महादेवी वर्मा जी को। किसके लिए दिया गया है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 1982 में मिला है, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, वो किसके लिए दिया गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल, रीति काल, आदि काल या आधुनिक काल। तो ये भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31,
साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सा, एक, हित, एक या क? तो प्रत्यय हमें पता है जो कि वर्ण के पीछे लगता है, शब्द के पीछे लगता है, वो साहित्य। जैसे हमारा यहाँ हो जाएगा साहित्य धन इक। तो यहाँ बाद में क्या लगा है? ये लगा है हमारा एक प्रत्यय, तो हमारा आंसर चला जाएगा इक के साथ। साहित्य धन एक, साहित्यिक जो कि शब्द हमारा बनता है और ये एक प्रत्यय से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द अटारी का तत्सम होता है? अंटार्कटिका, अटालिका, अटलिका या अट्टालिका? तो यहाँ पर हमारा आंसर चला जाएगा अट्टालिका के साथ। अट्टालिका जो कि अटारी का तत्सम शब्द है। ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस। आशा आपको पसंद आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उसकी नोटिफिकेशन टाइम आपके पास पहुंचती रहे। कुछ टाइमिंग के बीच में हम इसे डाटा को कलेक्ट करते हैं और तब आपके सामने वीडियोस लेकर आते हैं जो कि मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए आप प्लीज़, अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियोस को ज़रूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।